इनिशिएशन तक समझ में आ गया? इनिशिएशन समझ में आया ना? एक टीआरएनए का जुड़ना कहलाता है इनिशिएशन, है ना? कौन सी साइट पर जुड़ता है ये इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद इसका आना इंपॉर्टेंट है। एक ही के बाद क्यों आ रहा है, एक से पहले क्यों नहीं आ रहा था? इसके पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था? ये IF3 कोई फैक्टर जुड़ा हुआ था ना, इस कारण से। ये सब चीजें क्लियर है इतने इनिशिएशन तक? चलो इलोंगेशन समझते हैं आज। इलोंगेशन का मतलब होता है एक जगह पर अगर टीआरएनए है, वो कौन सी जगह है? पी। कौन सी साइट है? पी साइट, है ना? अब वो जगह तो ब्लॉक हो गया, वहां पर कोई आ सकता है क्या? जैसे यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर कोई और आके बैठ सकता है क्या? जब तक आप उठोगे नहीं तब तक नहीं बैठ सकता। सेम वैसे ही वहां पर एक टीआरएनए है, तो उसकी जगह कोई दूसरा टीआरएनए और नहीं आ सकता। तो कौन सी जगह खाली? उसके बगल में ए वाली जगह, है ना? तो ए वाली जगह पर कोई दूसरा टीआरएनए आता है। ध्यान से सुनना, इसको ऐसे समझते यहीं पर देखो, दिख रहा है सबको, है ना? देखो मान लो यहां पर एक टीआरएनए है, ठीक है, हो गया इनिशिएशन। दूसरा टीआरएनए आएगा, यहां पर जुड़ेगा, दो जगह पर हो गया, ठीक है, हुआ ना? दो जगह पर नहीं हो गया। यहां पर अगर लाए तो ला पहले बिठा देते हैं इसको। लो भाई, यहां पर हमने एक टीआरएनए ऐसे बिठा दिया, ये लो एक टीआरएनए यहां पर हमने बिठा दिया, ठीक है, एक टीआरएनए, ये है प्रोलिन मान लो। अब बैठ गया, दो जगह ब्लॉक हो गया, हो गया। और कुछ जगह है यहाँ पर जाने के लिए, तो यहाँ पर एक टीआरएनए बैठ गया, यहाँ पर भी आ गया दूसरा वाला, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इसको हम यहाँ पर एक दे देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमको यहाँ पर कोई दूसरा टीआरएनए और लाना है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर ऐसे बाहर फेंक देते हैं, इस टीआरएनए को इधर बाहर, ठीक है। अब ये पी साइट है, ये टीआरएनए यहाँ पर आ जाता है पी साइट पर, ताकि दूसरे टीआरएनए यहाँ पर आके जुड़े। कौन सी साइड पर? ए साइड पर। जगह खाली हो गई ना, समझ रहे हो? ये पहले था, इसको बाहर फेंक दिए, फिर ये जगह खाली हो गई, तो फिर ये वाला टीआरएनए कहाँ आएगा? पी साइट पर। पी साइट पर आ गया, तो कौन सी जगह खाली हो गई? ए वाली। फिर दूसरा आया सेम ऐसे, फिर ए साइड पर जुड़ गया, फिर ये दोनों जगह ब्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर किसको खाली करना पड़ेगा? पी वाले को। उसके बाद फिर ये पी वाला जो ए वाला जो टीआरएनए वो कहाँ जाएगा? पी साइड पर। कौन सी जगह खाली हो गई? ए साइड। यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाएगा, बार बार। यहां पर देखिए, हाँ हाँ, जो पी साइड पर आएगा उसको बाहर करना पड़ेगा। देखो यहां पर, ये देखिए यहां पर दिख रहा है ना सबको पीछे? पहले यहां पर एयूजी के पास था, यहीं पर समझा देते हैं। एयूजी के पास मेथियोनिन था इस वाले कोड में, देखो, ठीक है। तो पहले पी साइड एयूजी के पास था, कहां पर था? एयूजी के पास, ठीक है। उसके बाद ये राइबोसोम जैसे ही सरका, ये जो पी साइड है वो कहां चला गया? दूसरे कोडॉन के पास। फिर और सरकेगा, ये पी कहां चला जाएगा? तीसरे कोडॉन के पास। और सरकेगा, कहां चला जाएगा? चौथे कोडॉन के पास। राइबोसोम सरकेगा ऐसे, ये 5 से 3 ऐसे सरकेगा, तो ऐसे जाते जाता पी साइड चेंज होते जाता, मतलब लोकेशन किसका चेंज होते जाता है। अब देखो यहाँ पर राइबोसोम मूव कर रहा है ना, कौन मूव कर रहा है? राइबोसोम। मतलब किसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है? एमआरएनए का या फिर राइबोसोम का? राइबोसोम का ना। इसी प्रोसेस को ना ऐसे पूछा जाता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में किसका ट्रांसलोकेशन होता है, एमआरएनए का कि राइबोसोम का? मतलब यहाँ पर कौन है जो स्थिर खड़ा रहता है और कौन है जो मूव करता है? कौन खड़ा है स्थिर? एमआरएनए। कौन मूव कर रहा है? राइबोसोम, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन किसका होगा? राइबोसोम, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे ये आया, ध्यान से देखिए, यहां पर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। पी साइड पर क्या है? पहले ये ग्लाइसिन वाला, ए साइड पर क्या है? प्रोलीन। नेक्स्ट वाले प्रोसेस में देखिए क्या हो जाता है, प्रोलीन कहां आ गया? पी साइड, ये देखिए प्रोलीन यहां पर ए साइड पर, उसमें भी था, यहां पर भी है ना। अभी ये टीआरएनए खाली हो गया। अब इसका क्या काम? जब खाली है तो इसके पास कुछ नहीं है, तो बेमतलब की चीज कौन रखता है? तो इसको कहां किया जाएगा? इधर से बाहर, एग्जिट वाला दरवाजा इधर, उससे बाहर। उसके बाद फिर से ऐसे टीआरएनए से जुड़ते जाएंगे। देखिए प्रोलीन पहले ए पर था, अब कहां आ गया? पी पर।
देख रहे हो, नहीं समझ में आया? इलोंगेशन में क्या होगा, केवल आपके पास जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएंगे वो कहां पर आएंगे, ए साइट पर। फिर अमीनो एसिड को कहां से कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, ध्यान से सुनो, कहां से कहां ट्रांसफर किया जा रहा है अमीनो एसिड को, पी साइट से ए साइट पर। देखिए यहां पर ग्लाइसिन है अभी कहां पर, पी साइट पर। अब ग्लाइसिन कहां चला जाता है, यहां पर देखिए कहां चला गया ग्लाइसिन, ए साइट पर जुड़ा है कि नहीं। हाँ, तो ये मूवमेंट याद रखेंगे राइबोसोम का। आपका जो अमीनो एसिड है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है ये याद रखेंगे, कहां से कहां जाता है, पी से ए की तरफ। अब ये पूरा का पूरा ए में जो है वो यहां पर आ जाएगा, बाद में दूसरा आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके सब के सब ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। तो इलोंगेशन में आपको केवल ध्यान में क्या रखना है, जो टीआरएनए आ रहे हैं वो कौन सी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है, कौन सा लोकेशन है जहां पर टीआरएनए आ रहा है, और अमीनो एसिड जब जुड़ रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कहां बन रहा है, कहां पर बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, देखिए तो पेप्टाइड बॉन्ड सबसे पहले किसके किसके बीच बनता है ये बताओ, अमीनो एसिड के बीच। ये दोनों अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं किस बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, है ना। अब यहां से इसको यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा ऐसे, है ना, तो ये दोनों अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहां पर कैसे बन रहा है देख रहे हो, पी और ए के बीच में, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है तब, है ना। यहां से ट्रांसफर किया जाता है ए साइट पर, इसी कारण से इस जगह को बोला जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करके। क्या बोला जाता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, क्योंकि ट्रांसफर ये यहां पर नहीं करता, कौन कर रहा है, पी से ए की तरफ, ए से पी नहीं हो रहा है, कहां से कहां होता है, पी से ए की तरफ, इसलिए इस साइड को बोला जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, उसका नाम इसी कारण से पी साइड दी है, ठीक है। चलिए, इलोंगेशन समझ में आया, कुछ फैक्टर्स आपको जानने हैं सबसे पहले, है ना, तो पहले तो प्रोसेस समझ लो, उसके बाद आप इसको समझिए, है ना। ये इलोंगेशन का मतलब होता है नेक्स्ट टीआरएनए का अटैच होना कहां पर, ए साइट पर। जितने भी टीआरएनए आएंगे वो कहां से कहां आएंगे, ए साइट पर आएंगे, है ना। साइटोप्लाज्म से किधर आएंगे, राइबोसोम के ए साइट पर, ठीक है, यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा चीज लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन का स्पीड लिखा हुआ है कि कितना स्पीड से ट्रांसलेशन होता है प्रोकैरियोट में। ये किसका स्पीड है, प्रोकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन का स्पीड मालूम है किसी को, हाँ, हाँ 44 है ना, 44 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, ऐसा यूकेरियोट में पढ़े हैं अपन, ठीक है। और प्रोकैरियोट में थोड़ा सा स्पीड होता है ना। और रेप्लिकेशन का भी स्पीड करीब करीब 1000 पर सेकंड पढ़े, है ना, 1000 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर अमीनो एसिड को देखेंगे हम, कितने अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं एक सेकंड में, कितने अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, 17 से 21, है ना। स्पीड नहीं दिया गया है लेकिन आप मार करके रखेंगे, 17 से 21 अमीनो एसिड जुड़ते हैं एक सेकेंड में। मतलब टोटल कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं 21 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, कितने अमीनो एसिड, 21, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, हा? हाँ 20, है ना, 20 बनेंगे, है ना। 21 है, मान लो यहाँ पर 21 जुड़ा है एक सेकंड में। पेप्टाइड बॉन्ड कितना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं एक सेकंड में, कितने बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, 20, है ना। लेकिन अमीनो एसिड अगर पूछेंगे तो कितना जुड़ रहा है, 21, 21 अमीनो एसिड, ठीक है। इलोंगेशन फैक्टर्स, जो फैक्टर्स भाग लेते हैं इलोंगेशन में, मदद करते हैं क्या करने में, टीआरएनए को लाने में और उसको ऐसे राइबोसोम के ट्रांसफर करने में, एक जगह से दूसरी जगह। देखिए ये नाम है सबसे पहला EFTU। EF का मतलब क्या होता है, इलोंगेशन फैक्टर, है ना। TU ऐसे याद रखेंगे बस, ठीक है। इलोंगेशन फैक्टर है ये क्या करता है,
टीआरएनए को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। मतलब जो अगला टीआरएनए आएगा उसको लोकेशन बताएगा। क्या बताएगा? लोकेशन। किसका लोकेशन? ए साइट का। किसका? ए साइट का, कि कहां पर ए साइट है और कहां पर आपको जाना है। तो नेक्स्ट टीआरएनए को लोकेशन बताएगा ए साइट का। इच्छाधारी हो गया है तो चलो यहां पर देखिए दूसरा फैक्टर क्या करता है, ये EFTU को रिलीज करता है। जैसे टीआरएनए के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना कि ये टीआरएनए के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर ये इसके साथ जुड़ा रहा तो फिर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तो उसको हटाना पड़ता है इस फैक्टर को। इसलिए क्या किया जाता है, इस फैक्टर की मदद ली जाती है, ताकि हम इस फैक्टर की मदद लेते हैं इसको हटाने के लिए। इसको हटाएंगे, इसकी मदद नहीं लेंगे भाई, सॉरी, है ना, इसकी मदद लेंगे इस फैक्टर को हटाने के लिए। ठीक है, इसके रिजर्वेशन में मदद करता है। ठीक है, क्लियर? नहीं है क्लियर? नहीं समझ में आया? 3 फैक्टर हैं टोटल। कितने फैक्टर हैं? 3। तीनों का पहले नाम देख लो, क्या क्या है? EFTU, EFTS, EFG। याद तो करना पड़ेगा, कैसे करोगे, है ना। अब ये फैक्टर्स, इसको नॉर्मल आपके बुक में क्या दिया, इलोंगेशन फैक्टर करके। क्या दिया है? इलोंगेशन फैक्टर। अगर आप ये नाम याद नहीं रखोगे, एनसीईआरटी में केवल दिया इलोंगेशन फैक्टर करके, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो भाग लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, हो गया। इसको यहां पर क्या किया जाएगा, रिजनरेट करने में मदद करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा। फिर ये नाम याद रखेंगे आप, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह। सिंपल। लोकेशन मतलब जगह, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर से। किससे है? ट्रांसफर से, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये एंजाइम है, मान लो इसका नाम ऐसा है, तो इसका काम कैसा रहेगा? ट्रांसलोकेशन का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन में मदद करता है। किसके ट्रांसलोकेशन में? राइबोसोम के। कहां से कहां ट्रांसफर करेगा? 5 से 3। किस में करेगा? mRNA में करेगा। mRNA में नहीं जाता ऐसे, है ना। तो कौन सा फैक्टर मदद करता है? EFG। कौन सा? EFG। ठीक है। अब ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। ये इनहिबिट करता है इस इलोंगेशन फैक्टर को। ध्यान से सुनना, अगर ये इलोंगेशन फैक्टर इनहिबिट हो गया तो कौन सा काम रुक जाएगा? ये देखो, EFTU कहां पर लिखा है? देखो यहां पर। इसका काम क्या है? टीआरएनए को लाना। अगर ये एंटीबायोटिक हम देते हैं किसी भी जीव को तो ये फैक्टर प्रभावित होगा। अब वो फैक्टर प्रभावित हो गया तो टीआरएनए ए साइट पर आएगा क्या? देखो तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा और नहीं होगा ना। हाँ, तो एंटीबायोटिक का नाम पूछा जाता है, ये एंटीबायोटिक किसमें, मतलब किसको प्रभावित करता है करके। ठीक है, देखो तो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया इसमें? EFTS इसका काम है, अगर टीआरएनए के साथ ये फैक्टर जुड़ा हुआ है तो अगला ट्रांसलेशन मतलब अगला अमीनो एसिड इसके साथ और नहीं जुड़ सकता, है ना, इसके साथ। तो सबसे पहले इस फैक्टर को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम एक दूसरे फैक्टर की मदद लेते हैं। कौन सा फैक्टर है वो? EFTS। तो इसका काम यही है, इसको हटाना। ठीक है, यहां पर लिखा है रिलीज EFTU। ठीक है, और GDP फ्रॉम राइबोसोम, ये अभी बताता हूं। जैसे GDP हम यूज करते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जो बचता है इसको हटाएगा राइबोसोम से और रिजनरेशन करेगा EFTU का। अब मान लो इसको हटा दिया, ये नष्ट हो गया, तो दूसरा टीआरएनए को रास्ता कौन बताएगा, है ना। इसलिए इसको बनाना पड़ेगा वापस। तो ये मदद भी करता है, उसको हटाएगा भी और उसको दोबारा से बनाएगा भी, रिजनरेशन। ठीक है, और अब देखो भाई, एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए। सबसे पहले आपने इनिशिएशन कर दिया। क्या कर दिया? इनिशिएशन। मतलब सबसे पहले कौन सा टीआरएनए आके जुड़ा? F-मेट टीआरएनए, जिसके पास मेथियोनिन है। क्या है? मेथियोनिन। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होता है वो यहां लिखा हुआ प्रोसेस। सबसे पहले ये फैक्टर आता है, ये फैक्टर
एक टीआरएनए को लेके आता है, किसको? टीआरएनए को। अगर वो गलत टीआरएनए है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोड मैच नहीं हो रहा है तो उसको रिजेक्ट। अगर ये सही टीआरएनए है तो ये कहां पर बाइंड हो जाए, कौन सी साइट पर? ए साइट पर। ए साइट पर बाइंड हुआ, अब जगह ब्लॉक हो गया, दो जगह पूरा था और दोनों भर गया, तो कैसे करोगे? आपको जगह खाली करना पड़ेगा, है ना। इसलिए राइबोसोम ऐसे मूव करता है। तो जो टीआरएनए है वो क्या है, ऐसे खड़ा हुआ है, मान लो ऐसे टीआरएनए, तो ये राइबोसोम ऐसे मूव कर रहा है ना, तो राइबोसोम का मूवमेंट हो रहा है, उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, लेकिन टीआरएनए का हो रहा है क्या? टीआरएनए का वही है। तो जो पहले पी में था वो कहां जाएगा? ए में, है ना। ऐसे तो ऐसे मूवमेंट ऐसे होते जाता है, ठीक है। तो ये इलोंगेशन, तो ये फैक्टर आप याद रखेंगे, सबसे पहला टीआरएनए को पकड़ के लेके आता है। ये फैक्टर क्या करता है फिर, ये इस फैक्टर को जो सबसे पहले टीआरएनए को लेके ला रहा था उसको अलग करने में मदद करता है। क्यों अलग करेगा? ताकि ये दूसरा टीआरएनए को ला सके, है ना, दूसरे को पकड़ के ला सके, ठीक है। इसलिए इसको अलग करना पड़ता है, वही बात लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ये EFG, ये क्या करता है, ये ट्रांसलोकेशन में मदद करता है राइबोसोम का। ये मान लो राइबोसोम का ये ना व्हील है, चक्का है, चक्का राइबोसोम को ऐसे चलाएगा आगे की तरफ, है ना, उसके लिए व्हील की तरह काम करता है ये, ठीक है। और कुछ खत्म, फिर ये इलोंगेशन में और कुछ नहीं है। लास्ट में क्या है, टर्मिनेशन, जो कि आप अभी देख चुके हो। टर्मिनेशन एक रिलीज फैक्टर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई टीआरएनए नहीं रहता, तो ठीक है। यहां पर देखिए, आपको बहुत अच्छा डायग्राम दिखा रहा हूं, ये देखो, ये दिख रहा है क्या पीछे सबको? नहीं दिख रहा? इसको पहले जूम करके बताते हैं, दिख रहा है ना? आप ध्यान से देखो उसको, है ना। ये देखो भाई, ये है पी साइड और ये है ए साइड, है ना। यहां पर एक टीआरएनए पहले से है, ये एफ मेट लिखा हुआ है ना, मेथियोनिन वाला, ये उसका पूरा फॉर्मूला के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये लिखना नहीं है, आपको बताने के लिए कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। दो अमीनो एसिड जुड़ता है, उसके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो कौन कौन से हिस्से भाग लेते हैं, देखिए। यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड एफ मेट मेथियोनिन वाला, यहाँ पर है दूसरा अमीनो एसिड, वो क्या है, ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। ध्यान से सुनना, जब ये अमीनो एसिड यहां पर ट्रांसफर होगा तो कौन सा ग्रुप है जो इसके साथ जुड़ता है दूसरे अमीनो एसिड के साथ, तो कौन सा ग्रुप है? देखो, एक है ये वाला हिस्सा, इसको बोल रहे हैं कौन सा ग्रुप, क्या बोलते हैं? COOH को कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हो? नहीं बोलते? ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरा अमीनो एसिड का कौन से ग्रुप के साथ जुड़ रहा है? देखो ये कौन सा ग्रुप है, अमोनिया ग्रुप, मतलब अमीनो ग्रुप है ना। तो आपको सवाल क्या पूछेंगे इससे, कि जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो दोनों अमीनो एसिड के कौन कौन से ग्रुप के जुड़ने से वो बनता है, समझ रहे हो क्या बोला? दो अमीनो एसिड जब मिले तो उनका कौन सा ग्रुप है जो भाग लेता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में? क्या दोनों के अमोनिया ग्रुप भाग ले रहे हैं, ऐसे जुड़ रहा है क्या? देखो तो ऐसा कुछ जुड़ रहा है अमोनिया ग्रुप, एक का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप, क्लियर ना। तो ऐसे दोनों के बीच ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे अपन पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें कौन सा एंजाइम मदद करता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम पहले लिख चुके हो। सबसे शुरू में जब दो एंजाइम लिखवाए थे ना, टीआरएन सिंथेटेज वाला, उसमें नाम लिखा हुआ था। इसका काम क्या है? दो अमीनो एसिड को जोड़ना। क्या करना? दो अमीनो एसिड को जोड़ना, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में? पेप्टाइड बॉन्ड। तो केवल बनाएगा ही नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ इसके साथ क्या लगा हुआ, देखो तो क्या लिखा है? ट्रांसफरेज। पी साइट पर है ये, पी साइट पर बॉन्ड बन गया, अब इस अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जाएगा इधर, कहां पर? ए साइट पर। तो ये ट्रांसफरेज का काम समझिए, ये नाम क्यों लिखा है? क्योंकि आपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया भी और इस ग्रुप को, अमीनो एसिड को आपने ये साइट पर पहुंचाया, ट्रांसफर किया, इसलिए इसका नाम ऐसे दिया है, ठीक है। ये देखिए अब ए साइट पर आ गया सब, अमीनो एसिड कहां से कहां आ रहा है, दिख रहा है ना आपको स्पष्ट, क्लियर?
पी साइड से ए साइड, ठीक है। मतलब आपको अगर मैं पूछता हूं अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनती है, वो कौन सी साइड पर आपको मिलेगी? पी साइड पर, ई साइड पर कि ए साइड पर? कहां मिलेगी? ए साइड, क्योंकि सारा का सारा चेन अंत में कहां पर आ जाएगा? इसी लोकेशन पर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसको समझने में? क्लियर? हाँ, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये जो डी एसाइलेटेड टीआरएनए लिखा है ना, इसको आप ना अनचार्ज्ड टीआरएनए लिखे हो, याद है आपको? अगर इसके साथ अमीनो एसिड नहीं जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? अनचार्ज। और जो टीआरएनए अपने साथ ये लाता है अमीनो एसिड, वो क्या कहलाता है? चार्ज। ये है चार्ज टीआरएनए। और ये है अनचार्ज्ड। ठीक है, अनचार्ज टीआरएनए। कोई समस्या इसको समझने में? सिंपल है ना? यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको। क्या लिखा है? एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है? कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब आपको सवाल क्या पूछेंगे कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है? तो कौन सा है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किसके किसके बीच बनता है? टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच। किसके किसके बीच? हाँ, बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। ठीक है, यहां पर लिखा है क्या? बिटवीन टू अमीनो एसिड। ठीक है, इनके बीच बनेगा। ट्रांसफर ऑफ द अमीनो एसिड फ्रॉम पी साइड टू ए साइड जनरेट अ अनचार्ज टीआरएनए। यहां पर क्या लिखा है कि जब अमीनो एसिड का ट्रांसफर होता है कहां से? पी साइड से ए साइड पर, तो इसके बाद अनचार्ज टीआरएनए बनता है। ये बात सही है क्या? सही है ना? हाँ, अनचार्ज टीआरएनए बनता है जो कि कहां पर रहता है? पी साइड पर। है कि नहीं? पी साइड पर है ना? अनचार्ज टीआरएनए पी साइड पर रहता है। इन द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग पेप्टाइडल टीआरएनए इज ए साइड। अब आपके पास जो अमीनो एसिड का चेन रखा हुआ जो टीआरएनए वो कहां पर रहता है? ए साइड पर। वही चीज यहां पर लिखी गई है। सिंपल क्या लिखा है इस लाइन में कि आपके पास ये जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर होते हैं पी साइड से ए साइड पर। अब जो टीआरएनए है जो अपना अमीनो एसिड दे दिया है उसको हम बोलते हैं अनचार्ज। वो कहां पर है? पी साइड पर। और जो अमीनो एसिड का लंबा चैन बनता है वो कौन सी जगह पर बनता है? ए साइड। खत्म। ठीक है, द टीआरएनए लीव्स द राइबोसोम वाया द ई साइड। ई साइड से आपका जो टीआरएनए है वो निकल जाता है बाहर, एग्जिट हो जाता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है एंड प्रोकैरियोटिक का खत्म, यूकैरियोटिक का एकदम सिंपल है। ये स्टेप है इलोंगेशन का। सिंपल देखिए, पहले एयूजी पर मेथियोनिन था, पी साइड पर फिर क्या आ गया? ग्लाइसिन दूसरा आ गया, तो फिर ए साइड पर दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। ग्लाइसिन यहाँ ट्रांसफर, फिर ए साइड खाली, फिर ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस खत्म। फिर लास्ट है टर्मिनेशन। देखिए, टर्मिनेशन में होता क्या? देखो सिंपल, टर्मिनेशन का मतलब होता है रुक जाना। क्या हो जाना? रुक जाना, टूट जाना। कोई प्रोसेस चल रहा है ना, उसको खत्म कर देना। ठीक है, तो ऐसे ये यहां से यहां तक ऐसे चलते आ रहा था, ऐसे पूरा, है ना? लास्ट जो कोडॉन है ये वाला, इसके आते तक पूरा चल ही रहा था। पूरा यहां से शुरुआत यहां से हुआ था, ऐसे
चलो इतना लंबा अमीनो एसिड का चैन बन गया। लास्ट में कोड आया UAG, क्या आ गया? UAG। अब ये है कि स्टॉप कोडॉन। क्या है? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन का मतलब है जिसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, जिसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है। तो यहाँ पर टीआरएनए आएगा क्या? कोई अमीनो एसिड लेके नहीं आएगा, तो ये जगह खाली रह जाएगी। तो इस खाली जगह की पहचान की जाती है इस रिलीज फैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर का काम क्या है मालूम? ये जैसे ही आता है इस कोड को पहचान लेता है। ये 3 प्रकार का रहता है, अभी जब पढ़ोगे, अभी जस्ट इसके बाद लिखा हुआ है ना। तो ये आता है, इसको पहचानेगा, उसके बाद क्या किया जाता है, इसके प्रोसेस के द्वारा इसको सबको ना अलग अलग कर दिया जाता है। यहां से सबसे पहले ये टीआरएनए ई साइड पर भेज दिया, ये बॉन्ड टूट जाता है दोनों के बीच। दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड, है ना, एस्टर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूट जाता है, अरे वाह, है ना, ये बॉन्ड टूट जाता है। उसके बाद टीआरएनए अलग, राइबोसोम के दोनों यूनिट अलग, ठीक है, दोनों छोटे और बड़े, दोनों सबके सब अलग। एमआरएनए अलग फेंका गया अलग से, रिलीज फैक्टर भी अलग हो गया। मतलब सब चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी? बिखर जाएगी। किसके आने पर? इस स्टॉप कोडॉन के आने पर। ये आता है, फिर ये आके आक्रमण करता है, सबको तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। क्लियर इतना? ये है टर्मिनेशन, एकदम इजी लैंग्वेज में समझने के लिए। अब रिलीज फैक्टर क्या क्या है वो आप देखोगे इसके बाद। आप लोग इसको भी नहीं लिखोगे, उससे अच्छा इसको भी लिख देते हैं ना, स्टॉप कोडॉन करके, पता चला कोई लिखा नहीं। लिख लिए क्या? बहुत बढ़िया प्रदूषण फिर आप लोग के द्वारा। वो उसका एरिया बताता है, एन टर्मिनस। एन का मतलब नाइट्रोजन से, किससे? नाइट्रोजन से। पहला अमीनो एसिड जो है ना, उसका नाइट्रोजन वाला एरिया उधर बाहर में है, इसलिए उसको बोलते हैं एन टर्मिनस। क्या बोलते हैं? एन टर्मिनस। एन क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? उधर अमोनिया ग्रुप है बाहर, अमोनिया में क्या रहता है? नाइट्रोजन, है ना, तो नाइट्रोजन है, इस कारण से इसको बोलेंगे एन टर्मिनस। इधर क्या रहता है नीचे साइड? कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं रहता, देखे हो ना अभी, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसको क्या बोलोगे फिर आप? कार्बोक्सिल में क्या है? कार्बन नहीं है, हाँ, तो इसको बोलेंगे सी टर्मिनस। क्या बोलेंगे? सी टर्मिनस। अब इसको आपको अगर क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे बना सकते हो कि टीआरएनए के साथ अमीनो अम्ल का कौन सा टर्मिनस जुड़ा रहता है, एन टर्मिनस की सी टर्मिनस? तो आप क्या बोलोगे? सी टर्मिनस, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है ऐसे कर, ठीक है, ये वही है एन टर्मिनस। और यहां पर रहता है ऐसे सी टर्मिनस। एक्स्ट्रा ये टर्मिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, जो भी आप देखे वही चीज। देखो टर्मिनेशन में देखिए क्या है, टर्मिनेशन तब चालू होगा जब वहां पर एमआरएनए में क्या आएगा? स्टॉप कोडॉन। कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो यूएजी हो सकता है, यूजीए हो सकता है, यूएए हो सकता है। मतलब इन तीनों कोडॉन में से कोई भी एक आए, वहां पर किसी भी प्रकार का टीआरएनए नहीं आएगा। जब टीआरएनए नहीं आ रहा है तो अमीनो एसिड आएगा? नहीं आएगा। मतलब प्रोटीन बनेगा वहां पर? नहीं बनेगा। मतलब प्रोटीन का बनना इसके आने पर क्या हो जाता है? रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आता है तो एक सिग्नल आ जाता है ना राइबोसोम के पास, मतलब वहां पर कि ऐसा कोड है, अब कोई टीआरएनए नहीं है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फिर रिलीज फैक्टर किया जाता है। रिलीज फैक्टर जो रहता है उसको रीड करेगा। इन कोड को कौन रीड करता है? कौन रीड करता है? रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर, इसका नाम ही बड़ा अजीब है। देखो रिलीज फैक्टर ये सबको रिलीज कर देगा, राइबोसोम जो जुड़े हैं उसको रिलीज, टीआरएनए के साथ जो अमीनो एसिड जुड़ा है उसको रिलीज, और किसको रिलीज? एमआरएनए को रिलीज। देखिए कितना मस्त काम है इसका, रिलीज कर देता है सीधा, ठीक है। बस इसको क्या चाहिए? सिग्नल चाहिए एक तो ये स्टॉप कोडॉन वाला, ये जैसे ही आएगा ये आता है और सबको रिलीज कर देता है, ठीक है। चलो, दिस कोड्स आर रीड बाय रिलीज फैक्टर्स। यू बैक्टीरिया है 3 रिलीज फैक्टर्स, कितने हैं? 3।
तो इसको कैसे लिखें, देखो सिंपल नाम है RF1, RF2, RF3, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3, खत्म। RF1 का काम क्या है, देखो ये पहचानता है, किसको पहचानता है, टर्मिनेशन कोडॉन को पहचानता है, ये UAA को पहचानता है और UAG को पहचानता है। दूसरा रिलीज फैक्टर भी पहचानता है, लेकिन किसको पहचानता है, UAA, और दूसरा क्या है, UGA। दोनों में कॉमन क्या है, देखो तो RF1 RF2 में किसको पहचानता है कॉमन, हाँ UAA दोनों में कॉमन है, दोनों UAA को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर UAG रहा तो कौन सा रिलीज फैक्टर रहेगा, पहला। अगर वहां पर UGA है तो कौन सा रहेगा, 2, है ना। तो वही चीज आपको ध्यान में रखना। अब पहला दूसरा कैसे याद रहेगा, तो ये देखो UAG है, A सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, पहले नहीं आता, तो रिलीज फैक्टर पहला है, यहां पर भी अल्फाबेट पहला है, यू तो सब में कॉमन रहेगा, है ना। लेकिन अगर A है पहले तो यहाँ पर पहला वाला आएगा, अगर इसमें G है, देखो यहाँ पर क्या है, G, है ना, है ना, तो इसको आप याद रखेंगे पहले ऐसे करके, ठीक है। चलो RF3 क्या करता है भाई, स्टिमुलेट डिस एसोसिएशन ऑफ RF1 एंड RF2, किससे, राइबोसोम से आफ्टर टर्मिनेशन। अब ये पहचान लिए ना, उसके बाद ये जाता है, अब राइबोसोम में अगर जुड़ा रहा तो फिर आगे राइबोसोम से प्रोटीन कैसे बनेगा, है ना, तो इनको ऐसे रिलीज करने का काम करता है। ये पहचाना, सब साथ में मिले, उसको तोड़े, सबको डिसेंबल कर दिए, है ना, सबको अलग अलग कर दिए, रिलीज कर दिए। उसके बाद ये क्या करेगा, केवल और केवल इनको हटाने में मदद करेगा। ये जो जुड़ा हुआ है ना, अब मान लो ये जुड़ा हुआ है राइबोसोम से जुड़ा हुआ है ना, अब उससे अगर लंबे समय तक जुड़ा रहा तो फिर इससे तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये रिलीज फैक्टर है, उसको जुड़ने ही नहीं देगा, है ना, क्योंकि वो तोड़ रहा है ना, उसको जुड़ने ही नहीं देगा। इसलिए ये क्या करता है, ये जो जुड़े हुए रिलीज फैक्टर इसको अलग कर देगा। किससे अलग करेगा, राइबोसोम से, ठीक है, ये फ्रॉम राइबोसोम।